हे एवरीवन, इट्स मी हमसेन, यू आर वाचिंग एचटी रेट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और आज जो हमने वीडियोस किया है वो काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट जॉनर्स थे। हमने मीम्स देखे, कॉमेडी देखी, हमने जो है ना पॉलिटिकल कॉमेडी भी देख ली, हमने डिफरेंट वीलॉग्स भी देखे, और बड़े टाइम बाद कोई कोरियन वीलॉग हमने देखा। और अब हम आए हैं हिस्ट्री पे। ठीक है, आज की वीडियोस आप देख सकते हैं। तो हिस्ट्री ये है कि कैसे भारत पे मुसलमानों ने शासन किया। अब शासन का मैंने निकाला है तो वो अ, शासन या शासन किया, ये निकाला है तो इसका मतलब होता है हुकूमत। पहले मैं समझता था इसका मतलब होता है कब्ज़ा, शायद डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स हों। मुझे जो मिला है वो हुकूमत या गवर्नमेंट, किस तरह से की उन्होंने, गवर्नेंस की उन्होंने। तो ये है जनाब मुग़ल इन्वेजन ऑफ इंडिया। तो आइए हिस्ट्री में कूदते हैं और देखते हैं क्या पर्सपेक्टिव हैं। हमें जो हिस्ट्री बताई गई है वो बड़ी सेलेक्टिव है, हमारी किताबों में जो है, लेकिन बाहर की पढ़ी हुई है तो हमें अंदाज़ा तो है। मुस्कुराहट से ही समझ जाइए। शुरू करते हैं। 3 2 1 एन। दोस्तों, भारत हमेशा से एक हिंदू राष्ट्र रहा है, लेकिन वक्त के साथ साथ यहाँ पर और भी धर्म आते रहे और ये एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन गया। अगर वर्तमान की बात करें तो भारत में लगभग 14% लोग मुस्लिम हैं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक हिंदू राष्ट्र में मुस्लिमों की इतनी बड़ी आबादी कहाँ से आई? आखिर कौन है भारत में मुस्लिमों की इतनी बड़ी आबादी के लिए जिम्मेदार? आखिर कौन सा है वो मुस्लिम शासक जो भारत में पहली बार मुस्लिम साम्राज्य लेकर आया था? तो मोहम्मद चलिए बिन पलटते हैं कासिम, इतिहास के कुछ है पन्नों ना? को और जानते हैं मुस्लिम साम्राज्य का इतिहास। दोस्तों, भारत के 711 इतिहास में। को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला प्राचीन काल का इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा आधुनिक काल का इतिहास। अगर हम तीनों इतिहास की तुलना करें तो पता चलता है कि प्राचीन काल को छोड़कर मध्यकालीन और आधुनिक काल में मुगलों और मुसलमानों का काफी जिक्र मिलता जिक्र है। है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद गौरी ने किया नहीं, था, जिसने पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में ये बाद हराकर में आए थे। भारत में मुस्लिम राज स्थापित किया था। पर ये सच नहीं है, बल्कि मोहम्मद गौरी के भारत आने से कई सालों पहले एक शख्स ने भारत पर आक्रमण कर दिया था, जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कैसे और कब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर हमला किया। तो मुसलमानों का भारत में किस तरह से आगमन हुआ था, इसको लेकर राजा कई सारे इतिहासकारों ताहर ने अलग अलग शायद थे, जानकारियां दी हैं, जिसमें से प्रमुख उनकी जानकारी तो सल्तनत ये पे है हमला कि किया था। साल 711 ईस्वी में सिंध के कुछ ताकतवर और खूंखार लुटेरों ने बगदाद के मुसलमान जहाज को बंधक बना लिया था, जिसमें गैर कानूनी तरीके से बगदाद के सिपाही सिंध नदी का पानी ले जा रहे थे। लुटेरों ने सिपाहियों को बंधक इसलिए बनाया था क्योंकि ये सिपाही ले जाने के बदले किसी भी तरह की फिरौती नहीं दिया करते थे। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि सबसे पहले आपके मन में एक ही सवाल आया होगा कि बगदाद के सिपाही बगदाद से इतनी दूर पानी लेने क्यों आया हाँ। करते थे। इस सवाल का जवाब हम आपको बताते हैं। दरअसल पहले मुसलमान सिर्फ और सिर्फ मिडिल ईस्ट सेंटर एशिया में ही रहते थे, यानी कि बगदाद और अरब के देशों के आसपास। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस जगह के ज्यादातर हिस्से में पानी नहीं है, सुनसान खुश्क है। वीरान रेगिस्तान होने की वजह से यहाँ पर पानी का नामो निशान नहीं था। यही वजह है कि लोग पानी लेने इतनी दूर आया करते थे। अब वापस आते हैं कहानी की ओर। आपको बता दें कि जिन सिपाहियों को समुद्री लुटेरों ने बंधक बनाया था और साथ ही बगदाद के पानी वाले जहाज को जिस जगह पर रखा गया था, वो जगह भारत के सिंध में आती थी। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक उस दौरान बगदाद के शासक उज्जाज बिन यूसुफ वो ने बड़ा पत्र जालिम लिखकर आदमी उस था ये। समय के सिंध के राजा दाहिर से अपने सिपाहियों को भेजने की मांग की थी, पर दाहिर ने उन्हें कहा कि लूट उनके इलाके में नहीं हुई है। अपने सिपाहियों को छुड़ाने के लिए जब बगदाद के बादशाह और सिंध के राजा के बीच सारे राजनीतिक और कूटनीतिक प्रयास असफल हो गए, तब सिपाहियों को छुड़वाने के लिए हुज्जाज बिन यूसुफ ने महज 17 साल की कम उम्र वाले सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को कासिम एक को छोटी भेजा। सी सेना के साथ सिंध के राजा दाहिर से युद्ध करने के लिए भेजा। इस युद्ध में राजा दाहिर को मोहम्मद बिन कासिम से करारी हार मिली। युद्ध में राजा दाहिर मारा गया और दाहिर की पत्नी ने अपने आप को दुर्ग की रक्षा में असफल पाकर आत्महत्या कर ली। फिर महज 2 साल के भीतर मोहम्मद बिन कासिम ने अपने आसपास के सारे छोटे बड़े राज्यों को भी हाँ, जीत वो लिया, फिर इन्वेड ही कर जिसमें से दिया पूरा। मुल्तान, दिलीपुर, आलौर जैसे 7 मुल्तान राज्य शामिल थे, जिसमें आज जम्मू कश्मीर हमारा और शहर। हरियाणा जैसे राज्य आते हैं। इतिहासकारों के मुताबिक बिन कासिम को मुल्तान से इतना सोना मिला था कि उसने उसका नाम बदलकर स्वर्ण नगर रख दिया था। मोहम्मद बिन कासिम भारत में लगभग 3 साल तक रहा और फिर 714 एडी में उसके ताऊ हज्जाज और 715 एडी में खलीफा अल वदीद की मृत्यु हो गई।
इसके बाद कासिम को बुला लिया गया। इस तरह उसकी विजय यात्रा सिंध तक आकर सीमित हो गई। जिस समय बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया उस समय सिंध भारत में ही आता था। इस तरह सिंध ही भारत का वो पहला राज्य था जिस पर मुसलमानों इसको ने अपना अब कब्जा कहा किया जाता था। है बाबुल इसके बाद मदीना। इन सभी राज्यों को तो मोहम्मद इस्लाम बिन यहीं से कासिम के प्रिंटेड हुआ था। नेतृत्व में उम्मयद खलीफा लेकिन का पूर्वी बेसिकली प्रांत बना दिया गया। तो दोस्तों ये तो सिर्फ भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से की बात है। साल 711 से लेकर 1192 तक मुस्लिम मुख्तलिफ सिर्फ होते रहे। भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके में राज किया करते थे। इस दौरान मुस्लिम शासकों ने देश की राजधानी यानी दिल्ली पर भी कई बार कब्जा करना चाहा, लेकिन वहां के राजपूत इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने हर बार मुस्लिम शासकों को खदेड़ दिया। लेकिन साल 1192 में ऐसा पहली बार हुआ जब भारत के सबसे अमीर शहर और भारत की राजधानी दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया, और यह कब्जा करने वाला एक मुस्लिम ही था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद गौरी की, जिसे यहाँ से देश फिर के वो मुस्लिमों का शासन सही। स्थापित करने के लिए जाना जाता है। भले ही मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया हो, लेकिन दिल्ली को हाँ, तो जीतना लुटेरा। मोहम्मद गौरी के लिए भी बहुत मुश्किल रहा। दरअसल मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर 17 बार हमला किया और पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार ही मोहम्मद गौरी को हरा दिया। हर बार मोहम्मद गौरी ने अपनी अब जान ये की कोई भीख नहीं मांगी बताता और कि पृथ्वीराज चौहान ने चौहान छोड़ साहब दिया। ने फेंटा लेकिन लगाया था 18वीं इसका। बार ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इस बार राजपूतों के एक राजा जयचंद ने गौरी का साथ दिया, क्योंकि इसे अंदर पृथ्वीराज से ही। चौहान से अपनी दुश्मनी निकालनी थी, और इस कारण उसने अपने ही समाज से गद्दारी की और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत गया। अगर वो पृथ्वीराज गद्दारी चौहान ना की करता हार तो भी हार हुई। इस जाता युद्ध गौरी, है ना? को तराइन का युद्ध कहा जाता है, जो कि 1192 में लड़ा गया था। तराइन इलाका दिल्ली से 110 किलोमीटर दूर वर्तमान हरियाणा राज्य में पड़ता है। दोस्तों, इतिहासकारों के मुताबिक पृथ्वीराज चौहान का मोहम्मद गौरी को छोड़ना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। इतिहासकारों के मुताबिक अगर उस समय पृथ्वीराज चौहान ने दया ना दिखाई हाँ। होती तो भारत पर मुस्लिमों का राज कभी नहीं हुआ होता। और ये बात कहीं ना कहीं सच है कि पृथ्वीराज चौहान अगर गजनी के मोहम्मद गौरी की जान नहीं बख्शते और गौरी के लिए कन्नौज नरेश जयचंद उसका साथ नहीं देते तो शायद भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास कुछ और ही होता। न गौरी यहाँ Most पैर probably। जमाता, न मुस्लिम राज की नींव पड़ती। पृथ्वीराज के बाद अगले 300 वर्षों तक इस्लामी शासन का मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। इस युद्ध को जीतने के बाद गौरी ने दिल्ली को हर तरीके से लूटना दिल्ली शुरू कर सल्तनत दिया। बनाई। कई सारे मंदिरों को तोड़कर खजाने को लूटा। लूट मार जमीन के की। अंदर धसे खजाने को भी उसने नहीं छोड़ा। खैरियत था। कई सारे खजाने लूटने के बाद जब मोहम्मद गौरी का मन भर गया तो उसने दिल्ली और अपने जीते हुए बाकी सारे राज्यों की जिम्मेदारी अपने सबसे वफादार गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया कुतुबुद्दीन और खुद गजनी वापस लौट गया। और उसी के साथ साथ भारत में गुलाम वंश की शुरुआत हुई। आपको बता दें कि साल 1206 से लेकर 1290 तक दिल्ली सल्तनत पर जिन तुर्क शासकों द्वारा शासन किया गया उन्हें गुलाम वंश कहा जाता है। गुलाम वंश का शासन दिल्ली में करीब 84 साल तक चला। उस वक्त भी मुस्लिम शासकों ने दिल्ली को कई बार लूटा। ये सब गौरी के ही खानदान को मिलता रहा। गुलाम वंश के शासन के बाद दिल्ली पर खिलजी वंश का आ शासन गए। हुआ। खिलजी वंश का शासन वो बड़े जालिम 1290 से थे। लेकर 1320 तक रहा। इन्हीं में से एक था अलाउद्दीन खिलजी, जिसे उसकी क्रूरता के लिए याद किया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के सबसे वफादार गुलाम काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर हमला करने को भेजा। अलाउद्दीन खिलजी के आदेश के मुताबिक काफूर ने सबसे पहले 1303 में दक्षिण भारत के हिस्से को लूटा। काफूर दक्षिण भारत में 3 साल तक रहा और दक्षिण भारत के खजाने को लूटता रहा। ऐसा कहा जाता है कि जब काफूर 3 साल के बाद वापस दिल्ली पहुंचा तब उसके पास लगभग 350 ऐसी पेटियां थीं जिसमें सोने और चांदी के और गहने ये थे। सब दिल्ली चलो में इंडिया खिलजी से वंश निकल के बाद गया तुगलक वंश की और शुरुआत हुई। अफगानिस्तान तुगलक वंश के गया, बाद ईरान गया, 1491 वहां से आगे कहाँ से गया? लेकर 1521 तक दिल्ली में लोधी वंश का शासन रहा। इसके फिर बाद मुगल आ गए। पानीपत के प्रथम युद्ध में लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी के हार के बाद बाबर के जरिए दिल्ली में मुगल मुगल वंश आ की गए। स्थापना हुई। कई इतिहासकारों के मुताबिक बाबर अपने पिता की 57 ओर से तक तैमूर वंश का मुगल 5वां किसी और न किसी अपनी मां फॉर्म में की थे। ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज था। बाबर की मौत के बाद 1526 में बाबर का बेटा हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठा, लेकिन 1540 में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ और हुमायूं की हार हुई और शेर शाह सूरी ने दिल्ली पर अपना अधिकार किया। शेर शाह की मौत के बाद दिल्ली पर सूरी वंश का ही शासन चला, लेकिन कुछ वक्त बाद हुमायूं ने 1555 ईस्वी में दिल्ली को जीतकर एक बार फिर से मुगल मुगल वंश बना की दिया। स्थापना की। इसके बाद दिल्ली में 1555 से लेकर 1857 तक यानी कि ब्रिटिश सरकार के आने से पहले तक मुगलों ने राज किया और औरंगजेब इस वंश का आखिरी आखिरी शासक था, जो कि मुगल वंश का सबसे क्रूर शासक माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी कि कैसे भारत में मुस्लिमों ने आक्रमण किया और किस तरह से भारत में मुगल वंश की स्थापना टोटल डिफरेंट होता, मेरा नहीं ख्याल। किसी ना किसी फॉर्म में आ जाता, लेकिन पूरे इंडिया पे जो एक तरह से डोमिनेट कर गए थे ना ये जो
इन्वेडर्स थे, चाहे अब इनको जो नाम दे दें, खिलजी, लोधी, सूरी, मुग़ल, गज़नवी, ये सब आते थे बिकॉज़ इन ये क्योंकि खुद बाय नेम मुस्लिम थे, तो वो फिर टैग लग जाता है मुस्लिम्स का। बेसिकली हज्जाज बिन यूसुफ, मैं नहीं समझता ही वाज अ हीरो इन हिस्ट्री। साले ने सरों के अंबार लगा दिए थे जो उसकी बात नहीं मानता था, इर्रिस्पेक्टिव मुसलमान है या नहीं। उसकी बात मानोगे तो ठीक है, उसकी बात नहीं मानोगे सर कलम। तो वो सिर्फ नाम के मुस्लिम्स थे। और फिर वो यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि जब 711 में मोहम्मद बिन कासिम आया, उसने रिपोर्ट किया भाई उधर तो दूध, शहद और सोने की नहरें बह रही हैं, पहाड़ लगे हुए हैं। तो वो फिर जो है ना, बैक टू बैक हमले होते गए। और उसके बाद आपने देखा कि अगर पृथ्वीराज चौहान साहब जो थे वो जान बख्शते ना इसकी ना, और उड़ा देते सर, तो मेरे ख्याल में इस वक्त इस पूरे सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री मुख्तलिफ होती, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होती। अ, शायद बहुत सारे मसले मसाइल जो आज हमें देखने को मिलते हैं वो ना होते। लेकिन अ, अब जो पास्ट में हो गया सो हो गया, बदला नहीं जा सकता। हाँ, हम आने वाला दौर बदल सकते हैं, रिलेशंस अच्छे करके बहुत कुछ किया जा सकता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो उनके एडमायरर हैं और अपने मिसाइलों के नाम तक हम उनके नाम पे रख देते हैं। तो अब क्या किया जाए? ठीक है, अब बेसिकली पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसी है कि अभी जैसे आपने देखा, शहबाज शरीफ ने भी कहा कि हम भारत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं। तो भाई वो बातचीत किस काम की? जब आप खुद कमज़ोर हो गए तो आपने बातचीत की। आपके पास पैसा ख़त्म हो गया तो बातचीत, पैसा आ जाए तो आंखें दिखाना। तो ये रविश हमें बदलनी होगी। अब आप कैसे यकीन दिलाएंगे कि आप अच्छी नीयत के साथ एक गुड विल में बातचीत करना चाहते हैं, ना कि आप अपनी इस कमज़ोरी को देखते हुए बातचीत कर रहे हैं? ट्रस्ट डेफिसिट जो क्रिएट हुआ है वो कैसे ख़त्म होगा? तो ये था जो वीडियो हमने देखा। ऑलमोस्ट सारे जो इन्वेडर्स थे उन्हीं का जिक्र था यहाँ पे। आप क्या समझते हैं इस बारे में? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। और आने वाले वक्त में आप क्या समझते हैं कि क्या रिलेशंस बेहतर हो सकते हैं, और अगर हो सकते हैं तो किन टर्म्स पे, ये आप हमें बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपने ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।